हेलो एवरीवन, तो मैं आपका दोस्त रवि आज नए लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक आपको सामने ही है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे लेक्चर्स के अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आते हैं और कैसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस पे आता है। बहुत सारे चांस, मैक्सिमम चांस इस टॉपिक पे रहते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, पर जो इसका एक फेमस क्वेश्चन जो नीट में भी आता है, जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने के चांस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अगर आपको कंटेंट पूरा सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका आपको मिलेगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको नोट्स की जरूरत है तो वहां नोट्स भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फिर से एक बार बता देता हूं मैं दोबारा से, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड रहेगी, आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर कंसेप्ट, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमेशा मैं बीच में बताता हूं और इसलिए मैंने स्पेशली डाला है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी हम टोटली क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए, सबसे पहला टॉपिक एम्पियर लॉ और दूसरा इसका नाम होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। किसी भी नाम से आपको मिल सकता है, पर बोर्ड इसको डालता है एम्पियर लॉ से। ये वही एम्पियर है, पहचानो इस एम्पियर को, ये वही एम्पियर है जो कि करंट की यूनिट में आता है। इसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे बोलिए, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने सबसे पहले कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ ने बताया था कि जब भी आप किसी दो पार्टिकल्स के बीच, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स निकालना चाहते हो तो वो आता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और इसी के बाद आपने गॉसिस लॉ पढ़ा। गॉसिस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आप फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। याद कीजिए, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, यानी कि जो रिलेशनशिप उस कूलॉम्स लॉ का गॉसिस लॉ के साथ है, वही रिलेशनशिप इस एम्पियर सर्किटल लॉ का बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के साथ है। यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ अलग चीजें नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर चीजें हैं। बायोट सेवर्ट्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है और एम्पियर सर्किटल लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेगा, यह बात ध्यान रखना। पर एम्पियर ने अपनी बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ के रखा है। बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता है कि मुझे किसी क्लोज सरफेस की जरूरत नहीं है, मैं केवल स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। और इसलिए मैंने वो बात उस लेक्चर में बार बार हाईलाइट की थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डालता हूं, आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। पर एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि मेरा लॉ मैग्नेटिक फील्ड को तो फाइंड आउट करेगा, पर उसके लिए क्लोज्ड सरफेस की बात आपको करनी पड़ेगी। हम यहां पे जो काम करेंगे, जो बेसिक डिफरेंस जो आ रहा है एम्पियर में और बायोट में, हालांकि जो रिलेशनशिप गॉसिस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ के साथ था, वही रिलेशनशिप्स बायोट सेवर्ट्स लॉ का और इस एम्पियर सर्किटल लॉ का है। पर डिफरेंस क्या है दोनों में, बायोट सेवर्ट्स लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण लगता है, पर क्लोज सरफेस की जरूरत नहीं होती। यहां जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बायोट सेवर्ट्स लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण लगता है, वहां क्लोज सरफेस की जरूरत नहीं होती है, बट एम्पियर सर्किटल लॉ में क्लोज सरफेस की जरूरत होती है। हालांकि यह भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है, ठीक है भाई। तो इसका बेसिकली कहना क्या है, सबसे पहले तो मान के चलिए आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के अंदर से एक करंट जो है वो पास हो रहा है। इस प्रकार से, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर इसके अंदर से पास हो रहा है और इसने कितना करंट ले लिया, I अमाउंट ऑफ करंट, इस प्रकार। और ये करंट कैरिंग वायर छोटा मोटा नहीं, लंबा है, इन्फिनिटी स्ट्रेट है, यानी कि नीचे से पता नहीं कहां से शुरू हुआ है कहां तक जाएगा, पर इस प्रकार से है, ये इन्फिनिटी वायर है। तो उसका कहना है कि अगर हम यहां पे स्मॉल एलिमेंट की बात करें, वैसे ही हालांकि ये लॉ किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए नहीं है, ये लॉ जनरली बड़े मैग्नेटिक फील्ड को भी फाइंड आउट कर सकता है, पर हमें फिजिक्स के रूल का पता है कि सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के और उसको बड़ा करते हैं। इसलिए क्या कहा इसने कि जो B.dl है, जैसे हमने गॉसिस लॉ पढ़ा था उसी तरह, और एक क्लोज सरफेस B.dl,
मतलब क्या बताया मैंने, वहां पे भी आपको बताया था, फिर से मैं एक बार आपको यहां पे अवेयर कर देता हूं। जहां वर्ड आपको डीएल मिले, जहां वर्ड आपको डीएस मिले, या जहां वर्ड आपको डीवी मिले, ये 3 वर्ड्स होते हैं। इसको कहते हैं हम लाइन इंटीग्रल। ये लाइन के लिए यूज किया जाता है, ये सरफेस इंटीग्रल के लिए यूज किया जाता है, और तीसरे वाला वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अब बी डॉट डीएल मतलब कौन सा लिया है, लाइन इंटीग्रल, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। वहां कौन होता था, चार्ज एनक्लोज्ड होता था, यहां कौन एनक्लोज्ड होगा, करंट एनक्लोज्ड होगा। बस फर्क वही है, यहां वहां चार्ज चल रहा था, यहां करंट चल रहा है। दूसरी बात, म्यू नॉट को आप जानते हो, पीछे वाले लेक्चर में कंप्लीट एक्सप्लेन की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी फॉर्म आपकी जो है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ की है। एम्पियर सर्किटल लॉ का कहना है कि सबसे पहली उसकी कंडीशन है, वो सबसे पहली कंडीशन यही है कि ये क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, हमें इसके लिए क्लोज सरफेस जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो इसका कहना है, एम्पियर्स लॉ का कहना है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेते हो और उसका लाइन इंटीग्रल लेते हो, देखो लाइन इंटीग्रल, डीएल का मतलब रट्टा नहीं मारना इसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, जब इंटीग्रेशन में ऐसे ऐसे गोल सर्कल बना दिया जाए, उसका मतलब होता है क्या, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। ये हो गया, बस इतनी सी बात है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा, इट स्टेट्स दैट, अब देखिए रट्टा नहीं मारना, इट स्टेट्स दैट, इसको क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ और किसका इंटीग्रल है, मैग्नेटिक फील्ड का है, इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, over a closed surface in a space, स्पेस का मतलब जिसमें मीडियम भरा नहीं हुआ है, मतलब वहां पे परमिएबिलिटी की बात करोगे तो म्यू नोट होगा। मैंने कहा था मीडियम के लिए इसको म्यू लिखते हैं, म्यू खाली, और अगर इसके साथ नोट वर्ड लिखा मिले इसका मतलब स्पेस है। इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, इस प्रकार से होगा। तो ये डेफिनेशन है। तो इसका कहना क्या, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। ये किसके बराबर हो गया, ये आपका जो है एम्पियर सर्किटल लॉ बन चुका है, जो है ये मैं आपको साफ कर देता हूं। वैसे लिख लीजिए आप कॉर्नर के अंदर, क्योंकि आपको ये बार बार बहुत बातें आपके काम की चीजें हैं, बार बार यूज में आएंगी इसलिए। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये होगा एम्पियर्स लॉ। अब ये जो एम्पियर्स लॉ हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। दूसरा, करंट की डायरेक्शन को भी ये क्या करता है, कंसीडर करता है, और उसके लिए राइट हैंड रूल का यूज करता है कि मान लिया जाए अगर आपको एक और सरफेस दे दूं, मैं सपोज कीजिए मैं आपको ये सरफेस दे दूं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके अंदर से 2 करंट पास कर दूं एलिमेंट, ये कोई सरफेस लिया और इस सरफेस के अंदर से 2 करंट एलिमेंट को मैं यहां से क्या कर दूं, पास कर दूं। दैट इज वन इज करंट I1, ठीक है भाई, और दूसरा यहां से पास कर दिया, पर इसकी डायरेक्शन इससे उल्टा है और इसके अंदर से जो करंट है वो क्या है, I2 है, ठीक है। ये 2 करंट एलिमेंट, 2 करंट वायर्स हमने पास किए हैं। कहने का मतलब अगर मैं इसको सिंपली आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से है सिचुएशन। आपका ये जो बैंगल्स है ये क्लोज सरफेस का काम कर रहा है मान लीजिए, और इस क्लोज सरफेस के अंदर से मैंने ये वायर को पास कर दिया ऐसे,
इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से वायर को अपने पास कर दिया। पर जो ये वायर को मैंने पास किया, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, कोई छोटा मोटा वायर नहीं है, बहुत लंबा इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है इस तरह से। तो ये हो गया वायर के अंदर एनक्लोज्ड, अंदर हो गया, क्लोज कर लिया उस करंट को। अब क्या होगा, आपको एक I1 को पॉजिटिव, I2 को नेगेटिव, यानी कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है। हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए I1 पॉजिटिव और I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कोई चेंज नहीं आना, वो बिल्कुल सेम रहेगा, म्यू नॉट। और करंट एनक्लोज्ड कौन कौन है, दैट इज I1 और माइनस क्या हो जाएगा, I2। टोटल करंट I1 प्लस I2 होगा, पर I2 किसका है, माइनस का है, तो वो प्लस माइनस के साथ मिलकर किसका हो जाएगा, माइनस का। हां, अगर तीसरा वायर यहां से पास हो रहा होता और उसमें करंट होता I3, सपोज कीजिए तीसरा वायर यहां से पास हो रहा है और उसमें करंट कितना, I3, पर वो वायर एनक्लोज नहीं है, वो वायर बाहर है, मतलब इस क्लोज सरफेस से बाहर है। अगर इस क्लोज सरफेस से बाहर है तो कितना भी करंट बहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, एम्पियर सर्किटल लॉ काम नहीं करेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, इसलिए आपका जो B डॉट DL है फिर से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 माइनस I2। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर अभी अभी क्या था, स्पेस, अभी अभी क्या था, स्पेस, अगर मैं इसको मीडियम से फिल कर दूं, अगर मैं इसको किससे भर दूं, मीडियम से भर दूं, मान लीजिए मीडियम से भर दिया, तो स्पेस के लिए जो परमिएबिलिटी है वो म्यू नॉट होती है और मीडियम के लिए परमिटिविटी क्या होती है, म्यू। तो यही फार्मूला चेंज होके आ जाएगा, दैट इज B डॉट DL ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट I1 माइनस I2। पर अगर ये मीडियम से भर दिया तो थोड़ा सा चेंज है, इसकी जगह ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे म्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया और फिर से मैं बता रहा हूं, गांठ बांध ले, म्यू नॉट का मतलब होता है स्पेस या वैक्यूम, दो चीजें, स्पेस या वैक्यूम की बात करते हो। अगर उसी को मीडियम से फिल कर दिया किसी मीडियम से, तो क्या हो जाएगा, म्यू से डिनोट करेंगे और उसका फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, याद रखें ये बात। ठीक है, अब यहां पे छोटी सी क्वांटिटी मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंट्रोड्यूस की थी, सभी बच्चों को पता भी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि जो एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नोट, ये वहां पे पढ़ के आ चुके हैं। इसी तरह यहां पे भी एक रिलेटिव परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नोट, इस तरह से। जैसे वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी थी तो ये जो म्यू आर है यहां पे रहेगी रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में बातें चलेंगी, मैंने वहां पे भी आपको बता दिया था कि बातें सारी सिमिलर पैटर्न में चलनी है, अलग बातें कुछ नहीं चलनी है। वहां पे अगर रिलेटिव परमिटिविटी थी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, तो यहां पे आ गया रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज म्यू बाय में म्यू नोट। अगर यहां से अब अगर इस फार्मूले में यहां से मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी ए म्यू आर इंटू म्यू नोट। ठीक है भाई, म्यू निकालेंगे तो म्यू नोट ऊपर जाएगा, यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, फिर यहां पे भी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा इस फार्मूले में, दैट इज B डॉट DL ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, अब म्यू की जगह क्या रख दें, म्यू की जगह रख दो म्यू आर इंटू म्यू नोट और अंदर रहेगा करंट I1 माइनस में I2 जो करंट एनक्लोज्ड है, इस तरह से ये बन गया। तो ये पूरा एम्पियर सर्किटल लॉ का बेसिक चल रहा है अभी। पूरे एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिक के बारे में क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है, ये मेरी गारंटी इस बात की कि जो मॉडिफिकेशन वो कर सकता, मैंने सारे मॉडिफिकेशन बता दिए आपको। इसके बाद एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा एम्पियर्स के बारे में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि पूरा लेक्चर, पूरी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद गारंटी मेरी है। अगर आपका कोई IIT नीट में क्वेश्चन अटक जाए, आपका कोई CBSE बोर्ड में क्वेश्चन अटक जाए, ICSE बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, आप कहीं जाके बैठ जाओ, फिजिक्स के अंदर, 12th के अंदर एक क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा। बेसिक पे जो बात कर रहा हूं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं मुंह से बोल देता हूं, यहां लिख नहीं पाता, तो वो भी आपको नोट करनी है। आपको ध्यान रखना, पूरा माइंड आपका यहां होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, डबल स्पीड कर लो, ट्रिपल स्पीड कर लो, 1.5 गुना कर लो। आपको उतनी स्पीड रखो जितना आप उन चीजों को कैप्चर करके रख पाओ। आप स्पीड डबल कर लोगे तो उससे आपका फर्क क्या पड़ेगा,
उससे आपका फर्क ये पड़ेगा कि आप उन चीजों को नोट नहीं कर पाओगे, वो एस्केप हो जाएंगी। देखो, उड़ान भरनी है और हमारा नाम भी नीट की उड़ान है, आईआईटी की उड़ान है। अगर उड़ान भरनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्राउल करना पड़ेगा। आप रेंग के चलोगे, तपोगे, जब तक अपने अंदर तप को पैदा नहीं करोगे, तब जब तक अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज की भावना नहीं होगी, समर्पण की भावना नहीं होगी, अपने आप को पूर्णतः समर्पण नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए समर्पण जरूरी है। खेल कूद छोड़ना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके गले में जो स्टेथोस्कोप है वो लटकाना है, तो उसके लिए मेहनत तो बच्चा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो B.dl म्यू आर म्यू नॉट I1 माइनस I2 इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की, क्योंकि अभी तक हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात की। अब हम इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं, इसका प्रूफ लेते हैं, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है भाई। अब इसके प्रूफ की बात करेंगे तो जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है और ये कोई इंफिनिटी वायर हमने ले लिया। इस तरह से इसके अंदर से पास है और इसके अंदर करंट आई है और इसके अंदर भी करंट क्या चल रहा है, आई चल रहा है। ठीक है। और इस क्लोज सरफेस का ये सेंटर है जिसकी रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। इस रेडियस आर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, ये ले लिया। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी फिजिक्स के अंदर देखो, बायोट सेवर्ट्स लॉ की अलग बात है। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ ने तो खुद ही कह दिया था कि मैं स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, बट यहां पे जो स्मॉल एलिमेंट निकाल रहे हैं वो हमें पता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कभी भी कंप्लीट वर्क डन, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड या कंप्लीट कुछ नहीं निकालते। पहले छोटे टुकड़े का निकालते हैं, उसको सम अप करते हैं इंटीग्रेशन से और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। वही रूल यहां पे लग रहा है। अब आप ऐसा मत करने लग जाना जी बायोट सेवर्ट्स लॉ भी तो यही कह रहा था। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने अपनी डेफिनेशन के अंदर यह मेंशन करवाया कि मैं इसको स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण देख रहा हूं। हालांकि बाद में उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं आप कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बीटी। बीटी का मतलब टेंजेंशियल। अब समझिए जरा, फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये आपका एक बेंगल है और ये इस तरह से मैंने इसको पकड़ लिया, देखिए। ठीक है, ये क्लोज सरफेस का काम कर रहा है। इस क्लोज सरफेस का यहां स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट के टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखिए, टेंजेंशियल यहां पे आपको दिखाई देगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, आपकी तरफ दिखा रहा हूं ऐसे, इस तरह से टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल है। और यहां पे जो डीएल एलिमेंट है वो और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री का है। ठीक है भाई, इस तरह से, यानी कि बी और डीएल के बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। डीएल जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसकी डायरेक्शन और इस टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से मैंने बता दिया किस हिसाब से टेंजेंशियल काम कर रहा है। तो इसका प्रूफ लेना है। प्रूफ लेना है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ ने क्या कहा था उसकी बात देखें। तो एम्पियर्स लॉ का क्या कहना है, एम्पियर्स लॉ का कहना है कि B.dl ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, अब करंट तो आई इनक्लोज कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है, करंट आई इनक्लोज इसने कर लिया। ठीक है भाई। अब डॉट प्रोडक्ट अगर हटाते हो तो ये आएगा B इंटू DL कोस थीटा ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ठीक है भाई। अब यहां पे थीटा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि डीएल एलिमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि जो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन वही मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमने टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लिया। मैंने समझाया भी आपको कैसे टेंजेंशियल लिया। और आपको पता है कि कोस 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहां पे बी है कांस्टेंट बाहर, अंदर इंटीग्रेशन में कौन बच गया भाई, डीएल, और बाहर क्या हो गया, दैट इज म्यू नॉट इंटू में आई के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डीएल एलिमेंट है ये डीएल एलिमेंट कंप्लीट होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर डीएल एलिमेंट कहां तक जा सकता है, पूरे सर्कल में। और पूरा सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2πr। अब मैं आपको यहां पे लिमिट सेट करना सिखा रहा हूं कि जो डीएल एलिमेंट है अगर मैं इसको जोड़ता हूं, डीएल के टुकड़ा एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो टुकड़े के जोड़ूंगा तो पूरा कवर हो जाएगा सर्कल। और पूरा सर्कल की लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr। स्टार्टिंग कहां से, 0 से, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2πr तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा
दैट इज बी। इसके अपर, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करो, डीएल का इंटीग्रेशन एल, अपर लिमिट पुट करो 2πr और लोअर लिमिट पुट करो 0, उसको करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब यहां पे एक जो पॉइंट है, जो पॉइंट पीछा जो बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की थी, उसकी पहले सिलेबस में 2-3 एप्लीकेशन होती थी और उस एप्लीकेशन में आता था सबसे पहले तो मैं सिखा चुका हूं ड्यू टू सर्कुलर कोयल करंट कैरिंग, और एक एप्लीकेशन होती थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, जो इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन वो उसकी भी एप्लीकेशन थी, दोनों के अलग नहीं है, वो उसकी भी एप्लीकेशन हुआ करती थी, पर सिलेबस में उस एप्लीकेशन को कट कर दिया और उस एप्लीकेशन को इसके थ्रू दे दिया। उसका रिजल्ट आपको याद रखना है एक बार के लिए, बाद में मैं उसको समझा दूंगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2π इंटू आर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का एक बार के लिए आपको याद करना है, क्योंकि ये पहले सिलेबस में एप्लीकेशन थी बायोट सेवर्ट्स लॉ की, तो उस टाइम तो पता चल जाता था, पर अब एप्लीकेशन नहीं रही, उसको डिलीट कर दिया गया, सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो आपको एक बार के लिए इसको याद रखना है। अब क्या होगा, इस बी की वैल्यू ये, तो यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2π इंटू आर और मल्टीप्लाई बाय में ये 2π इंटू आर। इस तरफ कौन रहा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। इस 2πr से 2πr क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये म्यू नॉट आई किसके बराबर होगा, दूसरे म्यू नॉट आई के बराबर। देखिए एक साइड दूसरी साइड के बराबर हो गई, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर, म्यू नॉट आई के बराबर। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो चुकी है, इक्वल। और यही प्रूव करना था हमें, एक साइड दूसरे के बराबर प्रूव करनी थी, बस यही तो काम करना था और वो हमने कर दिया, हमने प्रूफ दे दिया इसका। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां से इंटीग्रेशन सोल्व किया है। बी की वैल्यू ये आपको याद रखनी है और इसको पुट करना है। अभी तक जो हमने सरफेस लिया बिल्कुल परफेक्टली क्लोज लिया, और परफेक्टली क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी आपको निकाल के दिखाया है और उसका प्रूफ भी हमने दे दिया। तो ये आ गया बायोट सेवर्ट्स लॉ का प्रूफ। अब इसके बाद एक प्रूफ और है इसका जो बड़ा फेमस है और बार बार क्वेश्चन में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन की फॉर्मेट में आ चुका है। वो क्या है उसको हम देखते हैं। जो इसका दूसरा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं वो है सेकंड प्रूफ है इसका, ड्यू टू अनइवन सरफेस। यानी कि अभी तक तो हमने क्या लिया, परफेक्टली सिमेट्रिकल सरफेस ले लिया था। अगर वो परफेक्टली सिमेट्रिकल सरफेस ना हो तो क्या होगा, देखिए सरफेस कुछ इस तरह का हो, देखिए अब तो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, और इसके अंदर से भी एक करंट को पास कर दो, और ये जो करंट है ये इंफिनिटी लॉन्ग वायर है जिसके अंदर से आई करंट है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहां पे फर्क क्या होता है, एक तो परफेक्टली सर्कल, जैसे आपको ये बैंगल दिखाई दे रही है, जैसे आपको ये बैंगल दिखाई दे रही है तो परफेक्टली सर्कल है। इसका फायदा ये होता परफेक्टली सर्कल का कि इसके सेंटर से प्रत्येक पॉइंट की दूरी क्या फिक्स है, जिसको तुम रेडियस कहते हो, डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। अगर आपका कोई परफेक्ट सर्कल है तो उसकी सेंटर से उसकी पेरिफेरी का मतलब उसकी आउटर बाउंड्री के प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहेगी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। पर जब ये सर्कल का शेप ऐसा हो गया है तो कहीं से तो ये दूर है, कहीं से नजदीक है, इसलिए इसकी डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसको हम आर नहीं बोल सकते, इसलिए वो वाला फार्मूला इस पे नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया जाए हमने 3 पॉइंट मान लिए छोटे छोटे, ये मान लिया, ये मान लिया DL1, इसको मान लो DL2 और इसको मान लो DL3। इस प्रकार से हमने मान लिए छोटे छोटे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, फोकस यहां पे करना पड़ेगा। ये जो स्मॉल एंगल बना रहा है इसको कहते हैं dθ1, ये जो बना रहा है इसको कह देंगे dθ2, और ये बना रहा है इसको कह देंगे dθ3। इस प्रकार से ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए किया है कि आपके किसी भी सरफेस, किसी भी सर्कल का कैसा भी शेप हो, मैं 2 बातें आपको बता रहा हूं, किसी भी सर्कल का कैसा भी शेप बना हुआ हो, पर उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर वो सर्कल कंप्लीट है तो 360 डिग्री ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर मैं सारे थीटा को सम अप करूंगा तो एंगल फाइनली तो 360 डिग्री आना, वो तो चेंज नहीं होना।
हाँ, रेडियस अलग अलग है, क्योंकि जहां से ये सर्कल की बाउंड्री नजदीक है वहां रेडियस कम है, और जहां ये दूर है वहां रेडियस क्या अलग है। इसलिए इस पूरे सर्कल की एक रेडियस नहीं है, इसलिए हमने जो पहले वाला इक्वेशन था, जो पहले वाला मेथड था, ये वाला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहां तो परफेक्ट सर्कल है और हर जगह की रेडियस आर है, सेम है, इसलिए लगा दिया। यहां पे ये चूज क्यों किया है, इस ये एंगल का मेथड क्यों चूज किया, उसका रीजन बता रहा हूं मैं। इसलिए चूज किया है क्योंकि ये कैसा भी सरफेस क्यों ना हो, पर इसके टोटल एंगल का सम तो 360 डिग्री है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कैसा भी सरफेस क्यों ना हो। अब आपको पता है कि एंगल किसके बराबर होता, आर्क अपॉन रेडियस। सभी को पता है ये फार्मूला, वेल नोन फार्मूला है कि एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन रेडियस। ये वेल नोन फार्मूला है, सभी इसको जानते हैं भाई। अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले एंगल की बात करूं और वो बात करूं डी थीटा 1 की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, DL1 डिवाइडेड बाय में R1। अगर मैं दूसरे एंगल की बात करूं डी थीटा 2, तो वो हो जाएगा DL2 डिवाइडेड बाय में R2, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन होगी, DL1 DL2 DL3, और रेडियस R1 R2 R3। दूसरा ले लिया कौन सा, डी थीटा 3, वो कितना हो जाएगा, दैट इज DL3 डिवाइडेड बाय में R3। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमने ऐसे n नंबर ऑफ ले लो, अभी तो हमने 3 ही लिया, आप लास्ट तक ले लो, कितने भी ले लो। अब देखिए हमने क्या किया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में I। ये कौन है, एम्पियर्स लॉ, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एम्पियर्स लॉ, ये एम्पियर्स लॉ। और इसी एम्पियर्स लॉ का हमने क्या करना है, यूज करना है। अगर इसी एम्पियर्स लॉ का यूज करना है तो मैं क्या कहूंगा, इसको B1 इंटू DL1 इस प्रकार कहेंगे, ठीक है। B1 इंटू DL1, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B2 इंटू DL2, सभी के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा कितना हो जाएगा, दैट इज B3 इंटू DL3, और ऐसे करते करते हम कहां तक जा सकते हैं, दैट इज BN इंटू DLN, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज ऑल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, इसके बराबर, ठीक है। और यहां इंटीग्रेशन का साइन सभी के साथ, क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस में, इस प्रकार से ये बिल्कुल एक साथ चलेगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है भाई। जस्ट हमें इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें ध्यान से समझिए। अब इसके बाद यहां तक आप साथ साथ जो है, मैं टाइम भी दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपके नोट बना सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट इंटू में I डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू में R1 ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। और उसके लिए हमने यहां पे कहा भी था कि आपको एक बार के लिए इसको याद रखना है, इसको याद रखना आपको एक बार के लिए कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाय में 2 पाई R, ठीक है। तो ये R1 होगा। जब मैं इसी को B2 के लिए लिखूंगा तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है, देखो करंट भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज कौन हो रहा है, केवल R, क्योंकि रेडियस अलग अलग है ना प्रत्येक पॉइंट की, क्योंकि अभी ये जो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, दैट इज म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू R2। सिमिलरली ऐसे आगे तक चलता जाएगा, सभी को लिखने की आपको जरूरत नहीं है और ना बताने की जरूरत नहीं। अब देखो सबसे पहले B1 की जगह, सबसे पहले हम किसकी जगह रखेंगे, B1 की जगह, B1 की जगह रखिए। तो B1 की जगह रखेंगे हम, दैट इज म्यू नॉट इंटू में I डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू में R1, और ऊपर कौन है, ऊपर है DL1 प्लस, फिर दूसरे के लिए लिखेंगे B2 के लिए, B2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू में R2, और ऊपर रहेगा कौन, DL2 रहेगा, ठीक है। फिर हम इसी को B3 के लिए लिखेंगे, तो म्यू नॉट इंटू I बटे में कौन रहेगा, दैट इज 2 पाई इंटू में R3, और ऊपर कौन हो जाएगा, दैट इज DL3। और ऐसे करते करते कहां तक लिखेंगे हम, ऐसे करते करते n नंबर तक लिखेंगे, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू में R1, और ऊपर कौन रहेगा, दैट इज DLN के बराबर। ऐसे प्रत्येक के लिए मैं लिखता गया। अब आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि DL1 बाय R1, देखिए
इसको, दैट इज dl1 by r1 इज d थीटा 1, dl2 by r2 इज d थीटा 2, dl3 by r3 इज d थीटा 3, ऐसे आगे तक चलेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, और ये टोटल किसके बराबर है भाई, टोटल इज म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, टोटल इसके बराबर है। अब हम यहां पे करेंगे क्या, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई, ठीक है। dl1 by r1 की जगह कितना, d थीटा 1 प्लस म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई। अब आप इसकी जगह एक काम और भी कर सकते हैं, छोटा सा काम, देखिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, 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 हर जगह है, इसलिए हमने इसको क्या निकाल लिया, कॉमन। देखिए अब यहां dl1 by r1 की जगह d थीटा 1, dl2 by r2 की जगह d थीटा 2, dl3 by r3 की जगह d थीटा 3 प्लस कहां तक, जितने एलिमेंट हो सकते हैं और लास्ट एलिमेंट की भी कितनी, इतनी। और अब एक बात आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा, जब ये पूरा सर्कल हो जाएगा, देखिए अगला एलिमेंट ये हो गया, अगला एलिमेंट ये हो गया, अगला एलिमेंट ये हो गया, ऐसे करते करते सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और सर्कल कंप्लीट होगा तो पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 2 पाई के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री को क्या लिखा जाता है, 2 पाई, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई, और इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, 2 पाई रख दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है। इस 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बन गया म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, एक साइड दूसरी साइड के बराबर हो। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। मैंने आपको पहले ही बताया, हम एंगल का मेथड यूज करते हैं जब रेडियस फिक्स नहीं है। पहले वाले में रेडियस फिक्स थी और इसको पूछता भी बहुत कम है, इस प्रूफ को नहीं लेता ज्यादा, इस प्रूफ को नहीं पूछता, क्योंकि यार रेडियस फिक्स है, सबको पता है, फार्मूला लिखो उत्तर आ गया। पर मुश्किलात जो होती है वो मुश्किलात यहां पे होती है, क्योंकि यहां पे रेडियस फिक्स नहीं है ना। जब रेडियस फिक्स नहीं है तो किसका मेथड अपनाओ, एंगल का, क्योंकि पूरा सर्कल घूमो, चाहे किसी भी शेप का घूमो, आप रेक्टेंगल की फॉर्म में घूमते हो तो भी सेंटर पे 360 डिग्री बनता है। आप हेक्सागन के रूप में घूमते हैं तो भी सेंटर पे 360 डिग्री बनता है, चाहे कैसी भी शेप में घूमो, एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो 360 डिग्री ही बनेगा। इसलिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब इसकी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन होगी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वही एप्लीकेशन है, ये वही बात है जो अभी अभी यूज किया था और मैंने लिखा था, ये वाली बात आप प्रूव करेंगे। अब कहोगे सर प्रूफ बाद में ले रहे हो, इसका यूज पहले कर रहे हो। एक्चुअल में बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन का भी ये रिजल्ट आता है, जो सिलेबस में नहीं है, कट कर दी गई है, इसी नाम से आता था, अब आता है वो एम्पियर्स लॉ के नाम से, ये सेम एप्लीकेशन। इसलिए तो एप्लीकेशन टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो सबसे पहले आपकी 2 लाइनें यहां पे लिख दो, जब भी पेपर में आए तो लिख दो, लेट अस कंसीडर अ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर हैविंग अ करंट आई। जो भी बच्चा बोर्ड के लिए आ रहा है तो वो याद रखे, ये 1-2 लाइन जरूर रखते भाई, जरूर से जरूर लिख दे, क्योंकि 1-2 लाइन लिखने से ही उसकी ग्रीमा भी बढ़ती है, टॉपिक का पता लगता है कि अंडरस्टैंडिंग से बच्चे ने किया है, और चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है। फिर वही काम है हमारा, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लगाना है तो एक क्लोज सरफेस देखना होगा, जिसका नाम एम्पीरियन सरफेस भी रख दिया गया। जैसे वहां क्या रखा था, गॉसियन सरफेस, तो यहां क्या रख दिया, एम्पीरियन सरफेस रख दिया गया। अब क्या किया मैंने, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ले लिया, क्योंकि हमें किसके कारण निकालना है, इन्फिनिटी लॉन्ग, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण निकालना है। तो देखिए ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है इस प्रकार, और ये इसका सेंटर, और सेंटर से यहां पे रेडियस आर है, ठीक है। इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर में से जो करंट जा रहा है वो आई, और इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से आर दूरी के ऊपर एक पी पॉइंट मान लिया, जहां पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, और यूज करका किसके, एम्पियर्स लॉ के। यही एप्लीकेशन बायोट सेवर्ट्स लॉ से भी सोल्व होती है, यही एप्लीकेशन एम्पियर से भी होती है, पर हमारे सिलेबस में ये एप्लीकेशन एम्पियर से है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि स्मॉल टुकड़ा मान लो, ये मान लिया जी, ये स्मॉल टुकड़ा, इस स्मॉल टुकड़े की लेंथ क्या हो गई, डीएल हो गई, ठीक है। अब यहीं पे एक मैग्नेटिक फील्ड लो, और मैंने पहले भी कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे लेंगे वो कैसा लेंगे, हम टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे भाई,
यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो कैसा लेंगे, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टी। ठीक है, इस टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टी वैल्यू हो जाएगी इस टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड की। इसलिए हमने कैसा मैग्नेटिक फील्ड लिया है, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लिया है। ठीक है भाई, अब टेंजेंशियल लेने का फायदा क्या, इस डीएल एलिमेंट और इसके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री का। वही केस है ये आपका एक सर्कल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसका स्मॉल एलिमेंट है, ये रहा स्मॉल एलिमेंट टुकड़ा यहां पे, इस टुकड़े के टेंजेंशियली ऐसे ले लिया इस प्रकार से, इसके टेंजेंशियली इस तरह से, देखिए इस तरह से टेंजेंशियल ले लिया, तो इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया गया है ताकि वो एंगल बना सके 0 डिग्री का। फिर हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, वो क्या कहता है कि दैट इज बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ठीक है, आजकल के बच्चों के, कुछ बच्चों के नंबर कम आने का रीजन क्या है, नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में बच्चे क्या करते, कहते हैं जी ये सब डेरिवेशन सीखने की क्या जरूरत है, हम रट्टा मार लेते हैं, हम रट लेंगे, इसका फार्मूला ये आएगा, इसका फार्मूला ये आएगा, इसका फार्मूला आते। पर मैं आजकल बता देता हूं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम, डेरिवेशन के अंदर से क्वेश्चन को उठा के देखते हैं, डेरिवेशन से, थ्योरेटिकल से हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। इसलिए मैं कहता हूं कि डेरिवेशन इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया आज के हिसाब से। जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो पिछले 4-5 साल से मैंने पेपर देखे, उसके हिसाब से आपको देखने का, हाँ वो टाइप के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आते थे तब 2013, 14, 15, 16, 17, वहां लेवल भी अच्छा खासा होता था नीट के क्वेश्चंस का। अब थ्योरेटिकल लगा दिए, कुछ डेरिवेशन के अंदर से उठा के आपको देने लगे, इसलिए डेरिवेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां थीटा कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, तो ये बनेगा b इंटू में dl, और यहां पे हो जाएगा cos 0 और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो गया। b यहां पे कांस्टेंट, क्योंकि कोई कुछ नहीं होना, cos 0 की वैल्यू 1 और ये dl, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट हो गया। अब आप एक जरा ध्यान दिए कि जब मैं डीएल एलिमेंट को मिला के कंप्लीट सर्कल बना लूंगा तो पूरे सर्कल की जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो फिर से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक, ये पहले भी बता चुका हूं, सिमिलर बात है। तो क्या होगा, दैट इज बी, इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर और लोअर लिमिट 0, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब सोल्व करना आता है सबको, डीएल का इंटीग्रेशन एल और लिमिट पुट कर दो, तो बी, इसका कोई महत्व नहीं, नीचे ले जाओ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर, ये आ गया भाई। देखो यही तो निकाला था, यही तो कहा था, मैं बार बार यूज कर रहा था, बताओ बताओ, इसको मैं डिराइव करवाऊंगा ऐसे, ठीक है भाई, ये होगा। अब इसके बाद बात क्या आती है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ हमें यहां पे एक चीज हमेशा याद रखनी है, डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की बार बार डायरेक्शन की बात करते थे, तो यहां पे भी हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि मान लिया जाए कोई करंट कैरिंग वायर है। अब यहां पे पजल होने की जरूरत नहीं है, 2 रूल है, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पाम रूल तब लगता है जब करंट सर्कल में रोटेट कर रहा हो, घूम रहा हो, और राइट हैंड थंब रूल तब लगता है जब करंट किसी स्ट्रेट वायर के अंदर हो। ये बात दोनों याद रख लें और लिख लें इसको, मैं फिर से बता रहा हूं, जब किसी स्ट्रेट वायर के अंदर करंट जा रहा है तो लगेगा राइट हैंड थंब रूल, और जब किसी सर्कल में करंट जा रहा है तो लगेगा राइट हैंड पाम रूल। दोनों में फर्क क्या, मैं फिर से समझा देता हूं, हालांकि पाम रूल तो मैंने बार बार यूज भी कर लिया है। जैसे कि ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, जैसे कि ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर को होल्ड कीजिए, इस तरह से होल्ड कीजिए कि आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ हो। जैसे कि इस पेन की यह नोक है, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है ऐसे की तरफ। तो मैंने इसको इस तरह से होल्ड किया, ऐसे होल्ड किया, ऐसे होल्ड किया, दोनों एक दूसरे के, मेरे ये उंगलियां और ये थंब परपेंडिकुलर है, मैंने इसको होल्ड कर लिया ऐसे कि मेरा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है। तो जो मेरी उंगलियां हैं, ये उंगलियों के आगे वाले टिप जिस तरफ भी पॉइंट आउट करेंगे वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। अब बात समझिए जरा, इस वायर में करंट इस तरफ से जा रहा है, तो ये
थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और मेरी उंगलियां यहां पे, जब मैं करंट की डायरेक्शन कैसे शो कर रहा है, तो उंगलियां इस पॉइंट, इस पी पॉइंट पे, अब जिस पॉइंट पे निकाला उसकी तरफ जाइए। हमने उंगलियां की, ये उंगलियां पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है, देखो अंदर की तरफ, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या आ जाएगा, इनवार्ड आ जाएगा भाई। कैसा आ जाएगा, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, सबसे पहले आपको इस करंट वायर को इस तरह से होल्ड करना है कि आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दे, और ये राइट हैंड थंब रूल रखता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो ये डायरेक्शन दी है ये राइट हैंड थंब रूल ने दी है भाई, थंब रूल ने। और ये कहां लगता है, जब किसी स्ट्रेट वायर के अंदर करंट पास हो रहा हो, तो ये स्ट्रेट वायर के अंदर करंट पास हो रहा है, तो स्ट्रेट वायर जो करंट है वो थंब की डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में करंट वही थंब की। अब जिस पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना, तो इस पॉइंट को ऐसे देखो किस तरफ जा रहा है, तो मेरी उंगलियों की टिप्स अंदर की तरफ जा रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता, यहां पे कोई पॉइंट मान लेता क्यू, यहां निकालता, तो अब की बार होता है ऐसे, देखिए ऐसे, ये करंट जो, सबसे पहले आप थंब की बात करो, सबसे पहले थंब की बात करो, थंब क्या, करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, करंट की डायरेक्शन में। अब ये पी क्यू पॉइंट देखो ऐसे आके बाहर की तरफ आया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। यहां पे आउटवर्ड है, आउटवर्ड को हमेशा डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ड से हमेशा क्रॉस से दिखाते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से, ठीक है, इनवर्ड को हमेशा क्रॉस से। अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको दिखाओगे क्रॉस से, ऐसे सर्कल में बंद कर दो। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बता रहा हूं केवल, तो उसके ऊपर डॉट लगा के उसको क्लोज कर दो ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों नोटेशन, और किसी के लिए नहीं। ये था राइट हैंड थंब रूल। बट राइट हैंड पाम रूल कहां लगता है, जब करंट किस में जा रहा हो, सर्कल में जा रहा हूं। अब यहां पे थोड़ा उल्टा है, यहां पे थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, बट इस केस में थंब किस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में करंट है। दोनों में उल्टा चल रहा है। यहां पे राइट हैंड थंब रूल में जो उंगलियां हैं वो किसकी डायरेक्शन दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड की। बट राइट हैंड पाम रूल में जो उंगलियां हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मान लिया ये सर्कल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जब इसमें करंट फ्लो है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सर्कल में, तो लगेगा राइट हैंड पाम रूल। देखिए मान लिया करंट ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो ये उंगलियां करंट की डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये थंब है किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अगर करंट ऐसे होता तो उंगलियां ऐसे जाती, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ होता है ऐसे। समझ आया क्या भाई। तो राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जब किसी स्ट्रेट वायर के अंदर करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो राइट हैंड थंब रूल, और किसी सर्कल में निकालनी हो तो राइट हैंड पाम रूल। दोनों समझा दिए भाई, ठीक है। और ये आपका जो है प्रूफ है, और इसकी डायरेक्शन की भी बात हमने यहां पे कर चुके हैं कि कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करोगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन काम बनने का ही नहीं। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल इसका बड़ा फेमस है और बार बार क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इस न्यूमेरिकल की हम यहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसके बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले फिगर शोज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए। यहां पे नहीं दिखाया गया, मैं आपको बता देता हूं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, इस प्रकार से ले लो, ठीक है। और ये इसका एक्सिस मान लिया भाई, इस एक्सिस से इसकी रेडियस क्या मान ली, ए। अगले ने दे रखा है रेडियस ए, और ये जो वायर है ये इन्फिनिटी लंबा है। इन्फिनिटी को शो करने के लिए ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं भाई, ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं। ये वायर है, वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर की तरह होता है। घर में अपने वायर को देखना, जब आपके घर में फिटिंग होती है तो कॉपर के वायर आते हैं, उस कॉपर के वायर को अंदर से उसकी जो इंसुलेशन है प्लास्टिक उसको हटा देना, उसके अंदर से एक तार निकाल लेना, उसमें बहुत सारे तार, वो एक को निकालना। जब उसको ध्यान से, अगर घर में हैंडलेंस हो तो उससे लगा के देख लेना, या अपनी लैब में होगा वहां ले जाके देखना, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको जब उसको आप बड़ा करोगे तो, ठीक है भाई। कैरिंग ए स्टडी करंट आई, अब इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो स्टडी आई के बराबर जा रहा है, ये बोला इस पूरे के थ्रू जा रहा है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर इज लेस देन ए। इस पूरे के अंदर करंट फैला हुआ है, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पे, एक तो आर इज लेस देन ए, मतलब ए से छोटा, मतलब पॉइंट क्या हो गया अंदर, यहां पे ये हो गया आर, यही तो है, यही तो कहीं नहीं, आर इज लेस देन ए, पहला ये रहा, आर इज लेस देन ए, मतलब ए से छोटा, तो ए से छोटा तो यही है,
इस प्रकार हो गया। अब जहां पे भी निकालना है वहां पे एक सरफेस बना लो। कौन सा सरफेस बना लो? वो बना लो एम्पीरियन सरफेस। ये रहा क्लोज सरफेस, क्योंकि इस वायर के ऊपर लगना कौन है? एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ तो कहां लगता है? क्लोज सरफेस के लिए लगता है। अब ये क्या हो गया? आर रेडियस का हो गया भाई, जिसका नाम क्या रख दिया? एम्पीरियन सरफेस। धीरे से समझते चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले ए से छोटा कहीं पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं कि यहां ही लेना, आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इस ए से छोटा लेना, आपका मन आए वहां लो। पहली बात तो कोई बाउंडेशन नहीं भाई, सर ने यहां बना, आप भी यहां बनाओ, आप यहां ले लो, यहां ले लो, बस ए से छोटा होना चाहिए, यह ध्यान रखना। अब क्या है? आई करंट तो इस पूरे वायर के अंदर फैला हुआ था। मतलब जो आपको ये पूरा वायर ए रेडियस का दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे वायर के अंदर आई करंट था, और पूरे वायर के अंदर करंट आई था। मतलब जब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था तो इस वायर का करंट कितना था? ए, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। कहने का मतलब जब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर एरिया है, वो करंट कितना करंट है? आई है। यही तो कहा। यानी कि जब ये पूरा का पूरा एरिया लिया गया तो पूरे एरिया का करंट आई था, बट हमें तो किसका करंट निकालना पड़ेगा? हमें उसका करंट निकालना पड़ेगा जितना एरिया एम्पियर ने लिया है। इतना ही तो लिया, बाकी तो गया, बाकी तो वेस्ट गया, उसके अंदर तो हम फाइंड आउट नहीं कर रहे। तो अगर एक यूनिट की बात करें, यूनिट एरिया की बात करें, तो ये यूनिटरी मेथड निकाल रहा हूं तो करंट हो जाएगा आई बटे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पाई आर, और रेडियस ए दे रखी है भाई, इसलिए हम यहां पे ए लिख लेते हैं, क्योंकि इसने रेडियस को क्या बोल दिया? ए बोल दिया, इसलिए यहां हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब एरिया पाई ए स्क्वायर था तो करंट था आई, और जब एरिया यूनिट होगा तो करंट कितना होगा? आई बाय पाई स्क्वायर। इसको निकालना सीख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड काम आएगा। अब क्या एरिया बन गया? पाई आर स्क्वायर स्मॉल, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया के पास करंट होगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आई बटे में पाई आर, सॉरी पाई ए का स्क्वायर गुणा में पाई आर का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट। तो जो नया करंट आया उस करंट का नाम रख दिया आई डैश, और वही आई डैश करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई गुणा में आर का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। ये करंट आ गया भाई। ठीक है, मैं फिर से आपको ये पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं इसका, मैं फिर से आपको एक बात सिखा रहा हूं, छोटी सी बात को ध्यान में रखो, छोटी सी बात को गांठ बांध लो। और वो बात ये है कि जब इस पूरे के पूरे वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन देखा तो उस पूरे वायर के पास करंट आई था, पर जब हमने इसने कहा कि एक ऐसे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो जो ए से छोटा हो, ए से छोटा पॉइंट ये मान लिया, तो ये जो सर्कल बना जिसको हमने एम्पीरियन सरफेस कहा, उसकी रेडियस तो आर है, वो तो इसके अंदर है, मतलब उसमें पूरा करंट आई पास नहीं हो रहा उस क्लोज लूप से, कुछ बाहर से भी पास हो रहा है। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहने का मतलब जो आई करंट है वो सारा का सारा इस क्लोज सरफेस से नहीं जा रहा, कुछ बाहर से भी जा रहा है। तो हमने केवल वही हिस्सा निकालना है जो इस क्लोज सरफेस से जा रहा है, तो वो हिस्सा कितना है? इतना है। ठीक है, ये हो गया। अब लगा दो एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई डैश, क्योंकि करंट क्या हो गया? आई डैश हो गया। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बी कॉमन, अंदर कौन बच गया? डीएल, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई आर तक। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो एम्पीरियन सरफेस है वो कितना है? 2 पाई आर है। ठीक है, अब आगे देखिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में करंट आई डैश, जो करंट आई डैश है उसकी वैल्यू रखेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज आई इंटू आर स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। देख लीजिए, आई इंटू आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन सबको पता है कितना होता है, दैट इज 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई इंटू आर स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक आर से एक आर गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज म्यू नॉट इंटू में आई इंटू आर बटे में 2 पाई इंटू में ए का स्क्वायर, ये आ गया भाई। और ये जो B है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? R के आ गया, इस R के। ये R कौन है?
ये रेडियस ऑफ एम्पियर सरफेस है, आर कौन है, रेडियस ऑफ एम्पीरियन सरफेस। अगर देखिए यहां पे क्या आया रिजल्ट में आया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे इस एम्पीरियन सरफेस की रेडियस को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। कब तक, जब तक आर की वैल्यू ए के बराबर नहीं हो जाती तब तक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम, जिसमें हमने क्या बात की, आर इज ग्रेटर देन ए। मैं यहां से छोटा सा डायग्राम फिर से बना देता हूं, ये रहा, और इसकी रेडियस क्या है, ए है। पर अब की बार इसने क्या बोला, ऐसा पॉइंट लो जो इससे बड़ा हो, तो ए से बड़ा हो, तो हमने यहां पॉइंट ले लिया। अब की बार आर ए से बड़ा लेना, तो बड़ा बाहर ले लिया। अब यहां पे एक एम्पीरियन सरफेस बनाऊंगा और इसके अंदर से जो करंट जा रहा है ये आई है। ये कौन है, एम्पीरियन सरफेस, और इसकी रेडियस क्या ले ली, स्मॉल आर। हमेशा स्मॉल आर लेंगे एम्पीरियन सरफेस की। अब एक बात सोचो, जो एम्पीरियन सरफेस है उसके अंदर से ही सारा करंट जा रहा है। अब तो देखिए इस केस में एम्पीरियन सरफेस बड़ा है और सारा का सारा जो वायर है सिलेंड्रिकल वो उस एम्पीरियन सरफेस में लाई कर रहा है, तो मतलब सारा करंट जो आई अमाउंट था वो पूरा का पूरा उस क्लोज सरफेस से जा रहा है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पे एक थोड़ा सा करंट जिसकी वैल्यू आई डैश है वो केवल इस एम्पीरियन सरफेस क्लोज सरफेस से जा रहा है, बाकी कुछ वेस्ट हो रहा था। बट जब हमने आर को ए से बड़ा ले लिया तो सारा करंट किससे पास हो गया, एम्पीरियन सरफेस से। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर से फार्मूला लगा दो, बी डॉट डीएल 0 से लेके 2 पाई आर तक इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई। ये हो गया। अब सोल्व करेंगे, बी कांस्टेंट, डीएल का इंटीग्रेशन कितना, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर। ये बन गया। ये वही केस है, ये वही सिमिलर केस है जो आपने अभी अभी एप्लीकेशन के रूप में किया था। जब आप बाहर पॉइंट की बात करते हो, उस वायर से बाहर पॉइंट की बात करते हो, तो आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि जो हमने क्लोज सरफेस बनाया सारा करंट उसी से पास हो गया। पर जब इसके पॉइंट अंदर ले लेता हूं तो हमें पता चलता है कि जो क्लोज सरफेस है उसमें सो पूरा करंट पास नहीं हो रहा, उस करंट का कुछ हिस्सा पास हो रहा है और उस करंट का इतना हिस्सा पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशनशिप तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय में 2 पाई ए स्क्वायर। याद रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, याद नहीं रखोगे तो फिर निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीट में बैठे हो, आईआईटी में बैठे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा तो पता ही सीधा, ये तो याद ही है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसका होगा म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई स्क्वायर। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया। इसने इस क्वेश्चन में नहीं है ये, पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर B और R के बीच स्ट्रेट वायर के लिए करंट जो पूछ लिया जाए, ऐसे कहेगा कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट I पास हो रहा है, उसकी रेडियस A है, उसके बाहर R इतना है, एक दो पॉइंट ले लिए, एक R ग्रेटर देन, एक R लेस देन, इस प्रकार। तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो 4। और फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अंदर की बात करते हैं, तो अंदर तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा अंदर, ये तो क्या था, इन, और ये क्या हो गया, आउट हो गया। बाहर क्या, इनवर्सली है, तो ये कहां पहुंच गए हम, ये पहुंच गए सरफेस पे, जब R की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। अब बाहर क्या होगा, इनवर्सली, और इनवर्सली का हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, दैट इज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। गांठ बांध ले भाई, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बार बार पूछे जाने वाला ग्राफ है। कंपिटिटिव एग्जाम में हर बार, किसी टीचिंग का एग्जाम हो, CUET का एग्जाम हो, नेट का हो, गेट का हो, जेस्ट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, IIT का एडवांस मेंस का हो, एडवांस का हो, जो भी कंपिटिटिव एग्जाम आता उसमें ये ग्राफ बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको गांठ बांध ले। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय में 2 पाई ए स्क्वायर अंदर। ठीक है भाई, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन था, इसको उतार ले, और बड़े काम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन की खास बात देखिए, कहां पूछा गया, नीट 2016 में आया और AIEEE 2007 में, और वही क्वेश्चन जो अभी समझाया। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस से, देखिए कैरीज करंट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये रहा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इस वायर की रेडियस क्या है, A है, इंफिनिटी तक है। द करंट I, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे सरफेस पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2, देखिए इस सेंटर से अगर A/2 की बात करोगे, A/2 की बात करोगे तो ये R नहीं बन गया,
मैंने अभी अभी कहा था अंदर वाले पॉइंट को तो आर लेते हैं, जो एम्पीरियन, क्योंकि यहां पे निकालेंगे तो यहां पॉइंट मानो a/2 तो अंदर है, यहां पे एक सर्कल बनाओ, इसी को क्या कहेंगे, एम्पीरियन सरफेस कहेंगे। और एम्पीरियन सरफेस की रेडियस को क्या माना था, आर, जो अभी भी सोल्व किया था। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, a/2। ठीक है, तो इनसाइड वाला फार्मूला लगाओ, बी इनसाइड का, दैट इज म्यू नॉट आई इंटू में आर डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू ए का स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हो गया b1 म्यू नॉट इंटू आई, आर की वैल्यू कितनी, a/2, तो लिख दिया a/2, और यहां पे 2 पाई इंटू ए का स्क्वायर। तो क्या होगा, a से a कैंसिल, तो ये बनेगा कितना, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, और 2 2 जा 4 पाई, ये बन गया b1। अब क्या कह रहा है दूसरा, 2a पे, 2a कहां बनेगा, यहां से बाहर निकल के यहां पहुंच जाओ। अब की बार आर की वैल्यू को क्या रख दिया, 2a, ये बनेगा एम्पीरियन सरफेस, और एम्पीरियन सरफेस की रेडियस को गांठ बांध ले, हमेशा किससे लिखेंगे हम, आर से लिखेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आए, हमने बेसिक पढ़ा है, अभी अभी जो क्वेश्चन किया वो बेसिक था बिल्कुल। हमने क्या किया, चाहे वो ए दे, बी दे, सी दे, हमने सिर्फ एक बात माननी है कि एम्पीरियन सरफेस की रेडियस को आर मान के ये फार्मूला याद किया है। अब उसने क्या दे दिया, 2a पे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2a, और बाहर का फार्मूला क्या था, आउटसाइड का, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू आर, यही था। तो रख दो वैल्यू, तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू पाई, और आर की जगह 2a, ए स्क्वायर था भाई, एक ए यहां भी आएगा, ए स्क्वायर था तो एक से तो एक कैंसिल हुआ, तो एक तो बचा है। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड कितना, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, 2 दूनी 4 पाई ए, जितना ये है उतना ये, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दोगे तो B1 बाई B2 कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना, कोई मिस्टेक नहीं, आई थिंक है नहीं, बाकी देख लेना। तो इस प्रकार से, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने आपसे कहा है कि सारी बातें मैंने कवर कर दी, एक एक पॉइंट, एक एक बातें, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कवर अप कर दूं, एक भी बात नहीं छोड़ूं। ठीक है भाई, थैंक यू।